हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। सो जस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड इज लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कौन थे, और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कौन से उन्होंने लॉस ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस है, कौन से हैं और क्या है वो सब हम लोग आज लास्ट तक जान लेंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स का पार्ट 4 है। पहले की वीडियोस भी आप जाकर देख लीजिए, तभी ये हो सकेगा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स आखिर ये कौन थे? देखिए, साइंटिस्ट थे ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगोर जोहान मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग आज कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको इसलिए कहते हैं कि जेनेटिक्स का जो ओरिजिन था इन्होंने ही कराया था। ठीक है, तो आप समझ लिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था। इनके पहले भी बहुत साइंटिस्ट आए थे, जेनेटिक्स को समझाने की कोशिश की है, पर अच्छे से समझा नहीं पाए। पर मेंडल ने इसको एकदम सिंपल मैनर में और सिग्निफाइड और डेफिनेट मैनर में इसको समझा दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में भी, ग्रेगोर जोहान मेंडल के बारे में भी देखते हैं। देखिए, 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? एक सिलिशिया नामक गांव है जो कि हाइजेनडॉर्फ में है। ठीक है, हाइजेनडॉर्फ, वहां इनका जन्म हुआ था। ये यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में है, वहां इनका जन्म हुआ था। उस समय रूल हो रहा था, भाई 1822 है तो वहां पे तो यूरोप के ऊपर राज चल रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, जब ये थोड़े बड़े हुए तो कोई किसी रूरल ने किसी व्यक्ति ने इनको हायर कर लिया। ठीक है, ले लिया। और उनका उस समय कोई मतलब कि इंटरेस्ट नहीं था प्लांट्स में, नेचर में इनका बहुत इंटरेस्ट नहीं था, पर किसी रूरल ने इनको हायर कर लिया और प्लांट एंड एनिमल हस्बेंड्री सिखाई। ठीक है, इनको प्लांट और एनिमल हस्बेंड्री सिखाया गया। वहां इनको नेचर में एक इंटरेस्ट जगा कि नेचर में कुछ ना कुछ है और इनको सोचना समझना चाहिए। ठीक है, वहां इनको नेचर में एक इंटरेस्ट जग गया। अच्छा, जब ये 21 साल के हुए, 21 ईयर्स के हुए, तो ये एक कैथोलिक मोनास्ट्री, किसी चर्च को ज्वाइन कर लिए जहां इनको एक नाम मिल गया ग्रेगोर। ठीक है, जब कोई चर्च में ज्वाइन करता है, कैथोलिक मोनास्ट्रीज में ज्वाइन करता है, उनको एक नाम दे दिया जाता है ग्रेगोर। ठीक है, क्लरिकल नेम बोलते हैं इसको, इसलिए इनका नाम पड़ गया ग्रेगोर जोहान मेंडल। ठीक है, 21 ईयर्स के हुए तो वहां पे जहां वो रहने थे चर्च उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो क्या हुआ, जहां वो रहने लगे वहां पे एक गार्डन था। ठीक है, वहां पे उन्होंने कुछ मटर, पी के प्लांट्स देखे। पी, एडिबल पी था वो, खाने लायक। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे प्लांट्स देखा और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने निकाल दिया लॉस ऑफ इनहेरिटेंस और बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये कुछ ग्रेगोर जोहान मेंडल के बारे में मैंने बताया है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रेगोर जोहान मेंडल चाहे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने जब पी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने एक अपना फाइल तैयार किया था, रिपोर्ट तैयार किया था, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन्होंने इसको एक अपना, जब पी प्लांट को पढ़ा तो इन्होंने एक अपना रिपोर्ट तैयार किया जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ लगभग 1853, ठीक है, इसी बीच में इन्होंने 1853 और 1863 के बीच में इन्होंने ये किया था। और इसको किसी मतलब कि नेचुरल का जो नेचुरल, जैसे देखिए नेचुरल सोसाइटी नाम का एक था, वहां पे इन्होंने इसको प्रेजेंट किया, अपने मॉडल को, अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। और इनके जो ये एक्सपेरिमेंट थे इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको देखा नहीं गया। ठीक है, इसको मतलब समझ लीजिए फेंक दिया गया, फाइल की तरह इसको फेंक दिया गया और नीचे दबा दिया गया। ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इससे कुछ उम्मीद नहीं रखी और वहां से चले गए और नॉर्मली एक लाइफ जीने लगे। ठीक है, और उनका लगभग 1863 में उनकी किडनी फेलियर से मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद 1900 में ये वापस रिडिस्कवर हुआ। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन 1900 में, इसका मतलब इनके मरने के बाद, मेंडल के मरने के बाद ये इसको वापस उठाया गया। कौन कौन उठाया, देखिए तीन तीन साइंटिस्ट थे, कॉरेंस, ठीक है, कॉरेंस, शेरमार्क नाम के थे, और एक और साइंटिस्ट थे व्रीस, ठीक है, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क एंड ह्यूगो डी व्रीस, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को उठाया, सोचा समझा, इसको स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि मेंडल थे जिन्होंने इसको बनाया था, और फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको बना दिया गया, ठीक है। आप समझ लिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स वो कैसे बने। सोचिए जब वो जिंदा थे तो उनके बारे में कोई नहीं जानता था, और उनको कोई भी पसंद भी नहीं करता था, जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। पर वो जब मर गए तब उनका असली इंपॉर्टेंस पता गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो वो कौन से लॉस ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले इन्होंने दिया था। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, देखिए, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिखते हैं, देखिएगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स only one is able to express itself while the other is not, ठीक है। एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने बताया था जब कैरेक्टर बता रहा था और ट्रेट बता रहा था। तो कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कैरेक्टर्स आर एनी इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाए उसको बोलते हैं कैरेक्टर। और कैरेक्टर का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। इसका मतलब जो कैरेक्टर है वो 2 फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। जो 2 ट्रेट होते हैं उसमें से देखिए, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। उन 2 ट्रेट्स में से सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होता है और एक एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो वन इज एबल टू एक्सप्रेस, इसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और देखिए, while the other is not, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव, ठीक है। देखिए, डोमिनेंट का मतलब होता है हावी होना, एक के मतलब कि दूसरे के ऊपर हावी होना, ठीक है। जैसे समझ लीजिए जो भी भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान की सेना के ऊपर हावी है, ठीक है। ऐसा समझ गए हावी होने का मतलब। वैसे ही जो ट्रेट होता है, देखिए कैरेक्टर होता है इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, इन 2 फॉर्म्स, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेट, ठीक है। ट्रेट, TREIT। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा। और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, समझ में आ गया। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द अदर इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब अभी रेस में दौड़ रहा है, ठीक है। अभी रेस में से दौड़ रहा है, फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, पर ये वाला फाइनल पॉइंट पे पहुंच के 1 नंबर पे आके प्राइज को लेके भाग गया है, ठीक है। इसलिए अपने आप क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। आप समझ गए। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। डोमिनेंट वाले को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं डोमिनेंट को, और स्मॉल वाले को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, ये वाला इसके ऊपर हावी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए,
इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स मैंने बताया था ना कि दोनों सेम होते हैं। देखिए ये सेम है। अच्छा अब ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है। अब ये देखिए ये है होमोजाइगस रिसेसिव। इसका मतलब ये छोटा है पर ये इसके ऊपर क्या होता है, हावी होता है, इसलिए ये रिसेसिव है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, देखिए टी टी बनता है, ठीक है। ये तो टॉल है, ये डॉर्फ है, छोटा है, ठीक है। पर ये वाला देखिए यहाँ पे टी टी, ये हेटेरोजाइगस हो जा रहा है। हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग, ठीक है, हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर होगा वो दब जाएगा, इसका प्रॉपर्टी दब जाएगा, पर इस वाले का प्रॉपर्टी उभर जाएगा। इसका मतलब जो टी टी जिसके पास रहेगा वो टॉल हो जाएगा। समझ गए? अच्छा ये तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, देखिएगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। समझ रहे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बोलता है व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या पूछ देगा। देखिए अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये तो हम लोग का नाम आसानी से याद हो जाता है, पर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये वाला आसानी से नहीं याद होता है, और एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब जो स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, पर हम लोग पढ़ चुके हैं, सब चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग होना, ठीक है, एक दूसरे के दूर भागना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या था, देखिए, इन ऑकर्स इन टू फॉर्म्स called as alleles, ठीक है। मैंने बताया था जो जीन्स है वो दो फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं एलेल्स, ठीक है। इसका मतलब एक जीन में दो एलेल्स होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए जो एलेल्स है, एलेल्स separate during the formation of alleles separate during the formation of gametes, ठीक है। जो एलिल्स होते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो एलिल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। और तब क्या होता है, सेपरेट होने के बाद क्या होता है, देखिए one half of gamete contain one allele and other half carry other एलिल, ठीक है। समझ गए? जब एलिल है वो एक दूसरे को, जब गैमीट का जब फॉर्मेशन होता है, देखिए जब गैमीट्स सेक्स सेल्स स्पर्म और ओवम का जब फॉर्मेशन होता है, तो एलिल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तब क्या होता है, देखिए वन हाफ, जो गैमीट का एक हाफ होता है वो क्या करता है, एक एलिल को लेके दूर भाग जाता है, और जो दूसरा हाफ होता है गैमीट का वो क्या करता है,
एक गैमेट को सॉरी एक एलिल को लेके दूर भाग जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। वन हाफ ऑफ गैमेट कंटेन वन एलिल एंड द अदर हाफ कैरी अदर एलिल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, दे कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए आगे दूर लेके कितना दूर भागेगा, उसको एक पास आना ही पड़ेगा क्योंकि वो दोस्त हैं, एक जगह के हैं, इसलिए उनको एक पास रहना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया कभी भी ट्रांसफर होता है जीन का, एक एलिल का नहीं होता है ट्रांसफर, एक जीन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसी कारण एक एलिल अगर कितना भी दूर भागना चाहे वो दोनों एक पास आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एलिल्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वन हाफ ऑफ द गैमेट कैरीज वन एलिल एंड अदर हाफ ऑफ गैमेट कैरी वन एलिल एंड दे कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दे रिकंबाइन बोलिए, ठीक है, एंड दे रिकंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो गैमेट्स हैं अपने आप वापस आके कंबाइन हो गए, ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। अब जो तीसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा इसका नाम डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन ये सबसे आसान है, ठीक है। तो देखिए जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, देखिए जो गैमेट्स जो एलिल्स होते हैं, मैंने बताया था ना कि सेपरेशन ऑफ एलिल्स होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया कि जो एलिल्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं। तब देखिए सेपरेशन ऑफ एलिल्स सेपरेट कैसे होता है, मैं बताया था ना अभी कि जो गैमेट क्या करते हैं, एक एलिल को लेकर दूर भाग जाते हैं और दूसरा गैमेट क्या करता है, एक एलिल को लेकर दूर भाग जाता है, दोनों दूर भागने लगते हैं। पर सेपरेशन ऑफ एलिल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ठीक है। एक जो एलिल है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। भाई तुम समझ लो जो ये वाला एक एलिल है, समझ लीजिए एक एलिल है, हाँ, वो जरूरी नहीं है कि इसी के पास जाए, ठीक है, वो किसी पे भी जा सकता है, किसी भी गैमेट पे जा सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसका मतलब सेपरेशन ऑफ एलिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ठीक है। तो कौन से तीन लॉस हम लोग पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहिए या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहिए, और तीसरा द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, उनकी थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में पढ़ा और उनकी रीडिस और जो जेनेटिक्स का जो वापस उनका जो लॉस था उसको रीडिस्कवर किसने किया, उन साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग पढ़ा लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, मैंने बताया था ना पी प्लांट, एडिबल पी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, इसको अगले क्लास में साइंटिफिक नेम बताऊंगा, आप इसको कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। एडिबल पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, इसको आप कमेंट में लिखिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया था, उन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल और सिंपल मैनर में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।